तो पहले मैं बता दूँ, थैंक यू सो मच हमारे हाइपरटेंस टॉपिक को इतना सारा प्यार देने के लिए। देन इट्स टाइम फॉर सेकंड टॉपिक, राइट वेंट्रिकल फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। इसके बारे में सारा टॉपिक कवर कर रहा हूँ, जितने भी सारा चीज़ इसके अंदर है सारा कवर अप करूँगा। तो होप आप लोग को सारा वीडियो अच्छा लगेगा और पूरा वीडियो देखना। और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तब कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको कमेंट में क्लियर कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं बेसिक हार्ट के स्ट्रक्चर से। तो आपको भी पता है हार्ट का 4 चेम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन चारों चेम्बर का क्या काम है, हाँ चलिए हम वो जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दो तरह का, हम अगर हार्ट को यहाँ से दोनों तरह से डिवाइड करें तो ऊपर का ये जो पार्ट आ रहा है ये आर्ट्रियम में आएगा और नीचे वाले जो आएगा ये वेंट्रिकल में आएगा। तो आर्ट्रियम वेंट्रिकल क्या काम है पहले हम वो जानते हैं। तो आर्ट्रियम तो ऊपर का चेम्बर है जो ब्लड रिसीव करता है जो हार्ट के अंदर से आता है, ओके। और वेंट्रिकल जो दो नीचे का चेम्बर है और वो ब्लड को पंप करता है हार्ट के बाहर ले जाने के लिए, ओके। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या काम करते हैं, सॉरी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या काम है वो जानते हैं। राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसको रिसीव करता है कहाँ से, बॉडी से। और लेफ्ट एट्रियम का काम करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है कहाँ से, लंग से, ओके। देन आते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या काम पे, वो पंप करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स से, ओके। और व्हाट अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल, पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर है। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। देन स्टार्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल फेलियर। तो फिर राइट वेंट्रिकल का मैंने काम क्या बताया अभी, उसका काम है ब्लड को पंप करना पल्मोनरी आर्टरी में। तो राइट वेंट्रिकल में मान लीजिए कोई दिक्कत हो रहा है कि राइट वेंट्रिकल ढंग से पंप नहीं कर पा रहा है, मीन्स राइट वेंट्रिकल फेलियर होना है। अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है तो फिर ढंग से जितना ब्लड आना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरी में उतना आ नहीं पा रहा है, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कम आ रहा है। और यहाँ पे एक ट्रैफिक जाम लग जा रहा है। अगर ढंग से वो ब्लड पंप नहीं कर रहा तो ब्लड कहाँ जमा हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जमा हो रहा है। और अगर राइट वेंट्रिकल में जमा होता रहेगा और एक टाइम में आके राइट वेंट्रिकल का सारा स्पेस फुल जाएगा, फिलअप हो जाएगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है कहाँ से, राइट एट्रियम से। तो ब्लड फिर ऊपर जमने लग जाएगा, राइट एट्रियम में फिर ब्लड जमा होने लग जाएगा। अब फिर राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेन के बाद इंफीरियर वेन का। तो अगर राइट एट्रियम में ही जगह नहीं है तो ब्लड सारा फिर कहाँ जमा होने लग जाएगा, सुपीरियर वेन के बाद इंफीरियर वेन के में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और ब्लड जहाँ आना चाहिए तो वहाँ नहीं पाएगा, ऊपर जमा होता जाएगा। होते होते शरीर में बहुत सारे चेंजेस होगा और बहुत सारा दिक्कत होगा। जैसे सुपीरियर वेन कव में अगर ब्लड जमा हो रहा है तो सुपीरियर वेन कव में ब्लड कहाँ से आता है, जुगुलर वेन से। तो सुपीरियर वेन कव में स्पेस नहीं है तो ब्लड ऊपर भी जमा होने लग जाएगा सुपीरियर जुगुलर वेन में। तो अगर जुगुलर वेन में इतना सारा ब्लड अगर जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये एक अर्लीस्ट फीचर है राइट वेंट्रिकल फेलियर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्लीस्ट फीचर, रेस्ट जुगुलर वेन प्रेशर, ओके। देन लीवर के अंदर से ब्लड जो अपने ऊपर तक आता है किसके थ्रू आता है, हेपेटिक वेन से। तो मैं लिखता हूँ हेपेटिक वेन। तो अगर जब ऊपर फिर ब्लड जमा है तो जो हेपेटिक वेन का ब्लड आता है वहाँ ऊपर भी ब्लड नहीं आ पाएगा, हेपेटिक वेन में ब्लड जमा हो जाएगा। और अगर हेपेटिक वेन में ब्लड जमा हो रहा है तो नॉर्मल जो लीवर है उसका तो साइज इतना है, और अगर ब्लड जमा हो रहा है तो वो ब्लड पीछे में पूरा ब्रेक हो जाएगा, मीन्स पीछे भी ट्रैफिक जम लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो अपना लीवर का साइज है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ब्लड तो आगे जा ही नहीं पा रहा ना, अंदर जमा हो रहा है, जमा होता तो फूल के बड़ा हो जाएगा। तो फिर लीवर का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली। और याद रखने यहाँ ये एक पेनफुल कंडीशन है, ओके। फिर लीवर के अंदर ब्लड कहाँ से आता है, पोर्टल वेन के अंदर से। फिर वही चीज़ ऊपर अगर ब्लड जमा है तो ऊपर ब्लड जा ही नहीं पाएगा,
फिर पोर्टल वेन के अंदर ब्लड जम हो जाएगा, फिर एक टाइम में आके पोर्टल वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो ऊज आउट करके बाहर आ जाएगा। फिर वही होके हमारे पे यहाँ पे एब्डोमेन में जमा हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे एब्डोमेन के अंदर एसाइटिस का डेवलपमेंट होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा पूरा। वही जो प्लाज्मा अंदर से जो जमा हुआ जो अपना पोर्टल वेन के अंदर, वही जो प्लाज्मा बाहर ऊज आउट हो रहा है, उसकी वजह से जो वहाँ पेट के अंदर जो सारा जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस। और क्या दिक्कत हो रहा है, फिर आते एकदम नीचे की तरफ, तो सारा ये तो यहाँ तक हो गया, फिर नीचे आते फिर आपको भी पता है कि लोअर लिम्ब से फीमोरल वेन के अंदर से होते हुए ब्लड ऊपर की तरफ आता है। तो फिर ऊपर तो पहले से ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, ऊपर तो ब्लड आ ही नहीं पाएगा। फिर वही लोअर लिम्ब में फिर वही सीन है, फिर ब्लड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा पूरा। तो जमा हो के लोअर लिम्ब में सारा ब्लड जमा हो जाएगा ऐसे, और फिर लोअर लिम्ब में पीडल एडिमा डेवलप हो जाएगा। तो पीडल एडिमा क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरा लोअर लिम्ब है, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, अगर मैं एक उंगली को प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये कैसे दोबारा हील हो जा रहा है, रिकवरी हो जाएगा वो हिस्सा। लेकिन इन पेशेंटों में अगर इसको ऐसे दबा देंगे तो जैसे आप उसको हटाएंगे तो ये जगह हील नहीं होगा, ऐसे गड्ढा जैसे ही होकर रह जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पीडल एडिमा। तो राइट वेंट्रिकल फेलियर के पेशेंटों में ऐसे पीडल एडिमा दिखते हैं। ओके, समझ में। तो फिर मोस्ट राइट वेंट्रिकल फेलियर में मोस्ट 4 जो आपको होता है चीज़ें दिखता है जो आपको याद रखना है। पहला रेज जेबीपी, दूसरा कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली, तीसरा एसाइटिस, और चौथा पीडल एडिमा। होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। देन आते हैं राइट वेंट्रिकल फेलियर। फिर वही चीज़ दोबारा हो रहा है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ढंग से मतलब पंप नहीं कर पा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पंप करता है ब्लड, अरोटा में करता है। तो अरोटा के जितना ब्लड आना चाहिए उतना तो ब्लड आ नहीं पा रहा है, तो लेस अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है अरोटा में। उसकी वजह से अपना O2 Hb लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो रहा है, अगर O2 लेवल बॉडी में गिर जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। ओके। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ही अगर दिक्कत हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड अगर फिर जमा होने लग जा रहा है, फिर वही चीज़ दोबारा हो रहा है, ऊपर राइट एट्रियम में जमा होगा, फिर पल्मोनरी वेन में जमा होगा, फिर लंग्स में ब्लड जमा होगा। तो ऐसे जो प्रोसेस चल रहा है तो फिर चलेगा। तो राइट एट्रियम में ब्लड जमा हो रहा है, होते होते उसके ऊपर फिर पल्मोनरी वेन में ब्लड जमा हो रहा है। ओके। फिर ऐसे करते करते लंग्स में ब्लड जमा हो जा रहा है। तो जब लंग्स में जब ब्लड जमा हो जा रहा है तो मैं लंग्स का आपको अंदर की पैथोलॉजी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लंग्स का एल्वोलाई है और ये मान लीजिए लंग्स का कैपिलरी है। ओके। तो कैपिलरी के अंदर से ब्लड जमा हो रहा है होता तो वो क्या कर रहा है, वो ऊपर एल्वोलाई तक पहुंच रहे हैं। अब जब लंग कैपिलरी के अंदर इतना ब्लड जमा हो रहा है, वो ऊज आउट करके बाहर आ रहे हैं कैपिलरीज तक, तो लंग्स कैपिलरी क्या करेंगे, लंग्स कैपिलरी के अंदर बहुत सारा ब्लड जमा हो जा रहा है, उसके वजह से एडिमा ओपे हो रहा है, उसके वजह से लंग एडिमा फॉर्म हो रहा है। तो फिर ये जो लंग एडिमा पल्मोनरी एडिमा फॉर्म हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ओके। और इसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम हम लोग को दिख सकते हैं। पहला कफ डेवलप हो रहा है। देन उसके बाद जब हम लोग ये जो प्लाज्मा अंदर जमा हो रहा है कैपिलरीज के अंदर, वो जो एल्विलाई तक हो रहा है, एल्विलाई के कैपिलरी को फिट कर रहे हैं। फिर मान लीजिए कोई भी कैपिलरी यहाँ से फट जाता है, कोई भी कैपिलरी मान लीजिए फट जाता है, तो जैसे ही फट गया, जैसे आप कफ किए, ऐसा हो सकता है फटने के बाद सबके मुंह के अंदर से जो स्पूटम है वो पिंक फ्रुटी स्पूटम दिखेगा, क्योंकि जो नॉर्मल तो स्पूटम दिखेगा नहीं ना, क्योंकि ब्लड भरा हुआ था कैपिलरी से, वो कैपिलरी रप्चर हो गया, उसकी वजह से जो होता है स्पूटम का कलर भी चेंज हो जा रहे हैं। ओके। तो हो सकता है इन सारे पेशेंटों में पिंक स्पोटी स्पूटम दिख सकता है। पिंक ओके, लाइक दिस। ये आप देखिए मुंह से
पिंक फ्रूटी स्पूटम ऐसा दिख रहा है। और क्या हो सकता है इस पेशेंट में? लंग्स का दिक्कत है तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होना ही है, और यही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फ्यूचर में जाके पीएनडी क्रॉस कर रहा है। पीएनडी मीन्स पैराक्सोस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया। ये क्या है हम आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो एक अर्ली है, और यही जाके लेट साइन में क्या करेंगे? ऑर्थोपेनिया ये कॉज करेगा। ओके। और इन सारे पेशेंटों में अगर हम लोग जो ऑस्कल्टेशन करते हैं, इन सारे पेशेंटों का ऑस्कल्टेशन, तो हमारे लंग्स के अंदर बायलैटरल बेसल क्रिपिटेशन सुनने को मिलता है। अब बेसल क्रिपिटेशन कौन सा होता है? मान लीजिए आप एक गिलास लेते हैं कोई भी तरह का, बचपन में लिए होंगे, उसके अंदर आप ऐसे स्ट्रॉ डाल के ऐसे फूंक मारते होंगे तो उसके अंदर से ऐसा थोड़ा बुलबुला बुलबुला बन जाता होगा लिक्विड के अंदर। तो जब जो एक साउंड होता है ना क्रिपिटेशन साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं, गुड़ 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 साउंड होता है, उसको बोलते हैं क्रिपिटेशन। तो अगर जब ऑस्कल्टेशन करेंगे लंग्स में तो बायलैटरल एक साइड में आपका बेसल क्रिपिटेशन सुनने को मिलेगा। और हार्ट के अंदर क्या चेंज होगा? हार्ट के अंदर S3 गैलप रिदम सुनने को मिलेगा। मीन्स जैसे नॉर्मल हार्ट में क्या डग 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 ऐसा साउंड मिलने को मिलता है, बट इन पेशेंट में डग 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 3 साउंड सुनने को मिलेगा। तो S3 गैलप रिदम सुनने को मिलेगा। और एक चीज़ मिलेगी इन पेशेंटों में पल्स ऑल्टरनेशन। ये क्या होता है? मीन्स आप पल्स एक बार चेक किए, जो वैल्यू आया अच्छी कोई एक वैल्यू आया, देन आप नेक्स्ट कुछ टाइम बाद फिर चेक किए, देन दूसरा वैल्यू आएगा, तो ऑल्टरनेट जो वैल्यू आएगा इसमें, इसको बोलते हैं पल्स ऑल्टरनेंस। ओके। और ऊपर हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया था राइट वेंट्रिकल फेलियर में, जैसे मैं यहाँ पे राइट वेंट्रिकल फेलियर में बताया था आपको, पल्मोनरी जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कम आ रहा है, उसके वजह से लंग्स के अंदर ब्लड कम आ रहा है। तो लंग्स के अंदर ब्लड कम आ रहा है, इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी ओलिगेमिया। और अगर लंग्स के अंदर अगर ब्लड कम आ रहा है तो ऊपर जो होता है पल्मोनरी वेन में, इसके अंदर भी ब्लड कम आएगा। तो ये जो वेन है वो किससे कनेक्टेड? ये वेन कनेक्टेड लेफ्ट एट्रियम से, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर फिर ब्लड कम आएगा। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, इस कंडीशन में क्या होगा? PCWP ये डिक्रीज होएगा। मीन्स पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, मीन्स जो अपना लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो कैपिलरी का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर गिर जाएगा, और ये हम लोग को मॉनिटर हो जाएगा। ओके। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हम थे, तो अगर आपको इतना समझ में तो अच्छी बात है, आपको समझ में नहीं है तो मैं दोबारा आपको एक इमेज स्टोरी के साथ समझाता हूँ, मे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर जैसे इसमें देखिए कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ओके। तो फिर वही मैं जो आपको अब तक आपको बोला कि लेफ्ट वेंट्रिकल ढंग से काम नहीं कर पा रहे कोई भी वजह से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल एक टाइम बोला कि मैं अब काम नहीं करूँगा, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मेरे से अब नहीं होगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ही दिक्कत, तो लेफ्ट एट्रियम क्या बोलेगा कि मैं भी तो काम नहीं कर सकता। तो फिर लंग्स का जो ब्लड आ रहा था तो ये बोलेगा मैं तो अब यहाँ पे काम नहीं कर सकता, एक काम करो ब्लड आप वापस ले लो और यहाँ वापस मत भेजना। तो लंग्स के अंदर जो होता है ब्लड फिर जमा होने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी ब्लॉक है, ऊपर काम नहीं कर रहा तो ब्लॉकेज हो गया। तो फिर लंग्स के अंदर फिर से ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, प्लाज्मा इकट्ठा हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन हैपेंस, पल्मोनरी कंजेशन यहाँ पे हो रहा है, फिर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से प्लाज्मा की वजह से ये फूल जा रहा है, फूल के बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड भर जा रहा है, तो पल्मोनरी एडिमा कॉज कर रहा है। और अगर लंग्स में ही पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो लंग्स के अंदर का जो एल्वोलाई है या पे एल्वोलाई, ये बोल देंगे कि सारा जो लंग्स से बोलेंगे एल्वोलाई कि जितने भी सारे एल्वोलाई है वो तो सारा एडिमा फ्लूइड से भर गया है। तो सारा का एडिमा फ्लूइड भर गया तो जो गैस एक्सचेंज होगा वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, और ब्रीथिंग गेट टफर, मतलब ब्रीथिंग ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो ढंग से अगर ब्रीथिंग ढंग से गैस एक्सचेंज नहीं होगा, ब्रीथिंग टफ हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, मीन्स डिस्पेनिया। और वही समझाया कि जब हेवी वेट लंग जो पल्मोनरी कंजेशन हुआ, मीन्स जो पल्मोनरी आर्टरी में आपका एडिमा बना, प्लाज्मा बना, उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हुआ, उसकी वजह से डिस्पेनिया डेवलप हुआ। और आफ्टर डिस्पेनिया दो चीज़ डेवलप हो सकता है, पैराक्सोस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया ये डेवलप होगा, और उसके बाद ऑर्थोपेनिया डेवलप होगा। ओके। और अगर सारा यही चीज़ घट रहा है अपना लंग्स के अंदर, अपना हार्ट के अंदर, हर चीज़ के अंदर,
तो ब्लड का सर्कुलेशन तो ऐसे ही बहुत कम हो गया। तो ब्लड का सर्कुलेशन अगर यहाँ भी कम हो गया तो ब्रेन तक भी ढंग से पहुँच नहीं पाएगा ब्लड सर्कुलेशन। देन ब्रेन के अंदर अपना जब ढंग से ब्लड पहुँच नहीं पाएगा तो हाइपोक्सिमिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगा। मीन्स ब्रेन में इस्केमिया हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड तो आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अपना हार्ट खराब हो गया, यहाँ पे हार्ट में काम ही नहीं हो रहा है। ओके, होप आपको ये चीज़ पसंद आपको समझ में आया होगा। देन एक कंडीशन आप लोग सुनोगे कोर पल्मोनल। तो ये कोर पल्मोनल क्या होता है? मान लीजिए कोई एक क्रोनिक पैथोलॉजी हुआ है, मान लीजिए सीओपीडी। सीओपीडी आपको पता हो क्या है? एम्फाइसीमा और अस्थमा। तो इसको लेकर मैं सेपरेट वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, तो तब अब मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी खाली इतना समझिए, सीओपीडी मीन्स अस्थमा और एम्फाइसीमा दो है, और एक क्रोनिक पल्मोनरी पैथोलॉजी है। अगर मान लीजिए ऐसे क्रोनिक पल्मोनरी पैथोलॉजी की वजह से अपना लंग्स बिकम स्टिफ, उसकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेन ऑन राइट वेंट्रिकल, उसकी वजह से क्या हो रहा है? इट्स लीड्स टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, उसकी वजह से अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल फेलियर, कॉल्ड एज कोल्ड पल्मोनल। मीन्स कोई भी एक क्रोनिक पैथोलॉजी हो रहा है, पल्मोनरी पैथोलॉजी, उसकी वजह जो अपना लंग्स वो स्टिफ हो जा रहा है, उसकी वजह जो स्ट्रेन हो रहा है अपने राइट वेंट्रिकल में, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल एक टाइम पे काम करना बंद कर देगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कोर पल्मोनल का मतलब यही है कि कोई भी क्रोनिक पैथोलॉजी की वजह से अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कोर पल्मोनल। ओके, देर में यहाँ पे वो छोटा सा समरी दिया हुआ आप लोग के समझने के लिए कि राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है कॉज और सिम्टम के साथ। तो कॉज, राइट साइड हार्ट फेलियर कॉज में बताया आपको, और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि राइट साइड फेलियर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो लेफ्ट साइड फेलियर ही होता है। ओके, तो लेफ्ट साइड फेलियर हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का हाइपोटेंशन हो सकता है, सीएडी हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है। और राइट साइड हार्ट फेलियर का सिम्टम्स में आपको क्या बताया कि जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ सकता है, पेरिफेरल एडिमा, एसाइटिस, हेपेटोमेगाली, वेट गेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब हो सकता है। और राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या क्या हो सकता है? डिस्पेनिया, ऑर्थोपेनिया, पैराक्सोनल नॉक्सटर्नल डिस्पेनिया, पीएनडी हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा होता है, क्रैंकेस हो सकते हैं, ये सब चीज़ हो सकता है। और जो भी मैं ऊपर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं एक बॉक्स में इसको सारा मैं फुल फॉर्म लिख दिया हूँ, तो आप लोग देख लेना, कोई भी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आया तो। ओके, देन आते हैं पैराक्सोनल नॉक्सटर्नल डिस्पेनिया, शॉर्ट फॉर्म में PND। जैसे मान लीजिए कि एक 55 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है जिसका नाम है मिकी। ओके, इसको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है और एक क्रोनिक स्मोकर पेशेंट है। ओके, और इसका अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की वजह से इसका जो लेफ्ट अपना वेंट्रिकल है वो बहुत वीक हो चुका है, वो बहुत ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो मान लीजिए ये जो पेशेंट है सुबह सुबह काम पे निकल रहा, इसका लंग का कैपेसिटी है 4 लीटर ऑफ ब्लड, और इसका टोटल मान लीजिए 5 लीटर ऑफ ब्लड इसका जो टोटल है कैपेसिटी है, जिसके अंदर लंग्स में 4 लीटर है और इसके लोअर लिम्ब में 1 लीटर है। नॉर्मली ऐसा ही है, लेकिन ये एक हाइपरटेंशन पेशेंट है अनकंट्रोल्ड, प्लस क्रोनिक स्मोकर है। तो इसका लंग्स का कैपेसिटी है मान लीजिए 4 लीटर। तो ये बंदा सुबह सुबह काम में गया, दिन भर काम वाम किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर रात को मान लीजिए ये 9 स्टैंडिंग पोजीशन था दिन भर, तो रात को 9 बजे आके ये बंदा लेटा। फिर रात के 11:30 बजे इसके साथ कुछ एक भयंकर चीज़ हुआ। तो क्या लग रहा है क्या हो सकता है इसके साथ? जी, ये मत बोलना कि अभी तो ये गोरा था ये अभी काला था, लेटने के बाद गोरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ कि ये बंदा जब 9 बजे लेटा और इसको 11:30 बजे इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होने लग गया, मीन्स डिस्पीनिया फील होने लग गया।
लेटने के आफ्टर 2 to हाफ आवर्स। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका तो लंग्स का, आपका तो 5 लीटर कैपेसिटी, आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, मे बी मेरा 5 लीटर है, मान लीजिए मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन इस बंदे का 4 लीटर था, ठीक है। तो ये बंदे का जब 4 लीटर का था, इसके लोअर लिम में तो 1 लीटर था। जैसे ये बंदा लेटा तो लोअर लिम में सारे ब्लड धीमे 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 ऊपर आने लग गए, लंग्स के अंदर आने लग गए। तो जब तक सॉरी हार्ट झेल पाया तो झेल लेगा, अपना जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल झेल लेगा एक टाइम तो, कि चलो ठीक है आने दो, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, 4.1 4.2 4.3 ऐसे कर थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, तो एक टाइम तक तो अपना जो होता है हार्ट झेल लेगा। लेकिन एक टाइम में आके हार्ट बोल देगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देगा कि भैया मेरे से नहीं होगा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं काम करना बंद कर रहा हूँ। तो जब भी हार्ट अपना काम करना बंद करेगा उस टाइम इसको डिस्पनिया फील होगा, मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होगा, और ये चीज़ चलता रहेगा। देन इसको आप डाइटरी मॉडिफिकेशन कीजिए, दवाई ववाई दीजिए, ये बंदा ठीक हो जाएगा। मान ली यही पेशेंट फिर खाना पीना ठीक से नहीं किया, कुछ दवाई ठीक से नहीं लिया, ठीक है ना, तो 3 साल बाद मान लीजिए यही सेम पेशेंट 3 साल बाद फिर से क्या होगा इसके साथ, इसका 55 एज था, अभी 3 साल 58 एज होएगा। तो फिर इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल तो पहले से कमजोर था, तो 3 साल बाद और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ढंग से इसने तो अपने शरीर का इसने ढंग से ख्याल नहीं रखा, तो उसका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, और वीक हो जाएगा। फिर मान लीजिए जब फिर काम वाम करेगा, काम करके आएगा, फिर जब सुपाइन पोजिशन में जाएगा, तो सुपाइन पोजिशन में जाने के साथ साथ फिर वही 4 लीटर और 1 लीटर फिर जाऊंगा, तो फिर लोअर लिम से ब्लड फिर ऊपर की तरफ आएगा धीमे धीमे। और पहले तो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल खराब था, लेकिन थोड़ा तो काम कर रहा था, तो उसको डिस्प्ले थोड़ी देर बाद फील होगा। लेकिन अभी इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये लगभग खराब होने के कगार पे आ गया, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल अगर खराब होता है क्या होगा, तो ये ब्लड थोड़ा भी पंप नहीं कर पाएगा। अगर थोड़ा भी ब्लड अगर पंप नहीं कर पाएगा, तो फिर सुपाइन पोजिशन में जैसे पेशेंट जाएगा तुरंत इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होने लग जाएगा, डिस्पनिया फील होने लग जाएगा, क्योंकि इसका तो वेंट्रिकल पूरी तरीके से खराब हो गया। जैसे आप ऊपर वाले कंडीशन में देखिए, पीएनडी में क्या हुआ, ये बंदा लेटा, इसके 1-2-2.5 घंटे बाद या फिर 3 घंटे बाद इसको डिस्पनिया डेवलप हुआ, क्योंकि ये डिस्पनिया का वीक था। लेकिन अभी 3 साल बाद इसका लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जैसे खराब हो गया तुरंत इसने जब लेटा तुरंत इसको डिस्पनिया फील होने लग जाएगा, क्योंकि पूरे तरीके से खराब हो चुका है। तो ये कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोपेनिया। ओके, देन एक और कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिपेनिया। तो प्लेटिपेनिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट जब तक वो बैठा है तब तक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, जैसे वो लेटेगा उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ठीक हो जाएगा। क्यों हो रहा है आगे समझते हैं। तो पहले इसका सिम्टम्स हम लोग देख लेते क्या है। शॉर्टनेस ऑन ब्रीथ अकर्स व्हेन अपराइट पोजीशन, सिटिंग और स्टैंडिंग, मींस सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में जब तक पेशेंट बैठा तब तक इसका सब ठीक चल रहा है, तब तक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। ओके, रिवाइव बाय सुपाइन पोजीशन, जैसे ये बंदा लेट रहा है, सो जा रहा है, इसका जो होता है डिस्पनिया ठीक हो जा रहा है। एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी मालफॉर्मेशन, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, इन सब की वजह से हो रहा है। तो जैसे बंदा जब तक सिटिंग पोजीशन में है तो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी कम कर रहा है। जब ग्रेविटी कम कर रहा है तो मोर ब्लड गोज टू द लोअर जोन ऑफ लंग्स, लंग्स के एकदम तो नीचे की तरफ सारा ब्लड आ जा रहा है। जितना भी ग्रेविटी की वजह से जितना ब्लड होना चाहिए ऊपर उतना हो नहीं रहा है। उसके बाद जो परफ्यूजन है वो इंक्रीज हो रहा है और जो वेंटिलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो हो रहा है और ये वेंट्रिकल और ये जो परफ्यूजन ये दोनों मैच नहीं कर पा रहे, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, और ये जो मैच नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से डिस्पनिया डेवलप हो रहा है। लेकिन ये बंदा जैसे लेट जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जा रहा है, फिर पूरा जो ब्लड है अपना जो ऐसे पूरा बॉडी में पूरा फैल जा रहा है, देन इसका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डिस्पनिया है वो हील हो जा रहा है, रिवाइव। इसी को बोलते हैं प्लेटिपेनिया। मतलब आप लोग एक चीज़ देखिए, ऑर्थोपेनिया में और पीएनडी में क्या हो रहा है कि पेशेंट जब खड़ा हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन लेटते ही उसको डिस्पनिया डेवलप हो रहा है। लेकिन प्लेटिपेनिया में क्या हो रहा है कि जब तक पेशेंट बैठा है तब तक दिक्कत हो रहा है, लेकिन पेशेंट जैसे लेट रहा है वो सही हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने एक छोटे समरी के अंदर डाला हूँ, ऑर्थोपेनिया और प्लेटिपेनिया के दोनों के अंदर का डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है। तो ऑर्थोपेनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन लाइंग फ्लैट, पेशेंट लाइंग फ्लैट,
और प्लैटिनियम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ व्हेन सिटिंग और स्टैंडिंग अपराइट, मतलब बंदा लेट रहा है दिक्कत हो रही ऑर्थोपिनिया, बंदा खड़ा है तब दिक्कत हो रही प्लैटिनिया। और ऑर्थोपिनिया रिलीव बाई सिटिंग और स्टैंडिंग अप, लेटा हुआ बंदा खड़ा हो जा रहा है तो रिवाइव हो जा रहा है, यह ऑर्थोपिनिया। और प्लैटिनिया रिलीव बाई लाइंग फ्लैट, मीन्स बंदा जब लेट जा रहा है तब सही हो जा रहा है उसका, ठीक है। और प्लैटिनिया जो होता है एक रेयर कंडीशन है। और प्लैटिनिया किसकी वजह से होता है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी वजह से। और जो ऑर्थोपिनिया होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से। होप आपको ये वाला वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद हम एक चीज़ समझते हैं कि ये सारा कंडीशन तो हो गया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसको ठीक कैसे करना है, कौन सा मेडिकेशन देके आपको सही करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर इडिमा डेवलप हो रहा है यहाँ पे, तो फिर इडिमा में आपको सेकंड में क्या देना पड़ेगा, आपको डाययूरेटिक्स देना पड़ेगा लाइक फ्यूरिसमाइड। उसके साथ आपको एस इनहिबिटर जैसे इसिनोप्रिल वगैरह आप दे सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हार्ट के वजह से हार्ट में ही दिक्कत हो रहा है तो आप ये सब दे सकते हैं। लेकिन जैसे कोर पल्मोनरी कंडीशन मैंने आपको बताया, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का अंदर हो रहा है, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उसकी वजह से आप क्या दे सकते हैं, या तो आप दे सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, या फिर आप लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन हुआ है लंग्स के अंदर वो सही हो जाएगा। और उसके साथ आप पेशेंट को एडवाइस भी दे सकते हैं, क्योंकि आप पेशेंट को दवाई देंगे, पेशेंट तो सिर्फ दवाई के बाद पेशेंट पूछेगा डॉक्टर साहब और क्या करना है, आपसे बोल दोगे दवाई खा के बस अब ठीक हो जाओगे, तो वो बंदा खुश नहीं होगा। आपको तो खुश करने के लिए आपको दो चार ज्ञान की बातें बोलना पड़ेगा। जैसे अगर वो सुट्टा पीता है, स्मोकर है, तो बोलना हो कि प्लीज़ स्मोकिंग को छोड़ दो, खाने पीने पे ध्यान दो, डाइट में कंट्रोल करो, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर वो ओबेस पेशेंट है, तो आप उसको बोलो प्लीज़ अपना वेट लॉस करो, तब जाके तुम सही होगे, ऐसा सबको बोलना है। अगर ये सब देके वो बंदा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो होप आपको ये वाला वीडियो पूरा पसंद आएगा और आया होगा। और अब तक अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक के वीडियो बनाऊँ प्लीज़ अब कमेंट में ज़रूर बताना। ओके देन, थैंक यू।